हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नुरैय अंसारी और आज हम लोग दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला होगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और दूसरा टॉपिक होगा लुथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि सिर्फ वीडियोस देख लेने से एग्जाम्स अच्छा नहीं जाने वाला है। ये टॉपिक आपका स्ट्रांग नहीं होने वाला होगा। आपको इस चीज का एक नोट बनाना होगा और हर एक चीज को बार बार रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना होगा। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो जिम्मेदारी है वो डुबिनियर अपने सर लेता है और बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से वो बंदा एक लॉ ऑफ ट्रेड बनाता है। लॉ ऑफ ट्रेड में जो भी नोन एलिमेंट्स है वो तीन तीन करके उस बॉक्स में रखता जाता है जिनका प्रॉपर्टीज सेम है। ऐसा करने के बाद भी, इतना मेहनत के बाद भी उस बंदे का लॉ क्या हो जाता है? वो हो जाता है अनफॉर्चुनेटली फेल। फेल क्यों होता है? क्योंकि जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉन एलिमेंट्स को वो अपने लॉ ऑफ ट्रेड में नहीं अरेंज कर पाता है। अब जैसे ही ये बंदा डुबिनियर फेल होता है, वैसे ही एक न्यू साइंटिस्ट, एक दूसरे इंसान जिसका नाम है जॉन न्यूलैंड, उसको ये चीज मौका लगता है, उसको ये अपॉर्चुनिटी। और है भी, जब कोई एक बंदा फेल होता है, याद रखना, जब कोई एक बंदा फेल होता है वहीं पे किसी दूसरे बंदे के लिए ये अपॉर्चुनिटी होता है। उसका फेलियर, एक इंसान का फेलियर किसी दूसरे इंसान का अपॉर्चुनिटी होता है। तो डुबिनियर का फेलियर यहाँ पे न्यूलैंड के लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है। इसको ऐसा लगता है कि यार ये तो एलिमेंट्स को अरेंज कर नहीं पाया, तो अब मेरे पास एक मौका है कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स है उनको क्लासिफाई कर दूं, उनको मैं अरेंज कर दूं और मेरा एक पीरियोडिक टेबल या एक पीरियोडिक लॉ बन जाएगा। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं पहले, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, तो सबसे पहले न्यूलैंड करता क्या है? न्यूलैंड क्या करता है? देखो, सबसे पहले तो कोई भी लॉ बनाने के लिए हम लोगों को कुछ करना होगा। तो ये न्यूलैंड बंदा क्या करता है कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उन सारे नॉन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास, उनके वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा समझो। जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, जो जो एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों को पता है, उन सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देता है। यानी जो सबसे कम वेट वाला एलिमेंट है, जो एलिमेंट सबसे हल्का है, उस एलिमेंट को वो सबसे पहले रखता है। उसके बाद जो भी एलिमेंट उससे भारी होता है उसको, उसके बाद उससे भारी एलिमेंट को, उसके बाद उससे भारी, और ऐसे करके जितना भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर देता है। तो हम लोग भी इस काम को करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। आगे करते हैं, यहाँ पे होते हैं। सल्फर के बाद आपका कौन होगा? क्लोरीन, पोटेशियम, ओके। तो ये हम यहाँ पे और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम इतने एलिमेंट्स को अरेंज किए। अरेंज तो करना था, कर दिए। अरेंज करने के बाद देखो यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया। अब होगा ऑब्जर्वेशन। ये बंदा उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी ढूंढ रहा है कि कोई ऐसा चीज हमको दिख जाए जिससे हम कोई क्लासिफिकेशन बना सके, कुछ रूल बना दे। तो ये बंदा देखता है यार, देखता है। तो देखने के देखते देखते इस बंदे को एक चीज फील होता है कि जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, और फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट 8 एलिमेंट है, ये अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो 8वां एलिमेंट कौन होगा? ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ, ये हो जाएगा सिक्स्थ, ये हो जाएगा सेवेंथ, और ये हो जाएगा एट्थ। तो फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन और 8वां एलिमेंट निकल के कौन आ रहा है? फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन के नीचे वो डालता है फ्लोरीन को और बोलता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इन दोनों का प्रॉपर्टी क्या है? इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। और सेम भी था, ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ बोल रहा है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का प्रॉपर्टी सेम है। ये देखता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का प्रॉपर्टी सेम हो रहा है। अच्छा, ये सिर्फ अगर ऐसा रहता कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट में ही देख के हो जाता, तो ऐसा नहीं था। ये नेक्स्ट एलिमेंट को देखता है लिथियम। लिथियम के बाद अगला 8वां एलिमेंट कौन हो जाएगा? सोडियम। देखो, अगर ये मेरा फर्स्ट है तो अगला 8वां कौन हो जाएगा? ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, और ये बंदा 8 हो जाएगा। तो अगर ये मेरा फर्स्ट होता है तो ये 8वां होता है। ये देखता है कि लिथियम और सोडियम, इन दोनों का भी प्रॉपर्टी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। उसी तरीके से अगला एलिमेंट है बेरिलियम। तो अगर इसको फर्स्ट पकड़ते हैं तो 8वां कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम। देखो, ये अगर फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8। तो यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम का भी प्रॉपर्टी
सेम। बोरॉन, बोरॉन के साथ अगला एल्यूमिनियम, प्रॉपर्टी सेम। कार्बन, अगला 8, प्रॉपर्टी सेम। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद 8वां एलिमेंट, देखो ये अगर पहला है तो 8वां ये हो जा रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8, प्रॉपर्टी सेम। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कौन आएगा, 8वां, सल्फर। अच्छा, अभी फ्लोरीन, फ्लोरीन को अगर फर्स्ट पकड़ते हैं तो अब 8वां कौन होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8। फ्लोरीन के नीचे कौन आएगा, क्लोरीन। उसके बाद फिर सोडियम, सोडियम अगर फर्स्ट है तो 8वां एलिमेंट कॉमन हो जा रहा है, पोटेशियम। और ऐसे करके ये जितना भी नॉन एलिमेंट्स है उनको अरेंज कर देता है। तो यहाँ पे एक एक रो बन गया, देखो इस तरीके से एक टेबल फॉर्म हो गया। और टेबल में ये भी हो रहा है कि ये तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम हो रहा है। तो यहां तक ये जो बंदा ऑब्जर्वेशन करता है वो ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आता है, यहां पे लिखते हैं हम ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये निकल के आता है कि प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट आर सेम। ये बंदा यही चीज ना ऑब्जर्व करता है, ये देखता है कि पहले एलिमेंट का प्रॉपर्टी और 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम आ रहा है, फिर नेक्स्ट पहला एलिमेंट, उसके बाद नेक्स्ट 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम आ रहा है। तो पहले तो ये क्या कर रहा है, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है, और उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि प्रॉपर्टीज कब सेम हो रहा है। तो प्रॉपर्टी सेम हो रहा है पहला एलिमेंट का और 8वां एलिमेंट का। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है ना कि ये बंदा ना म्यूजिक का बहुत ज्यादा बड़ा रहता है फैन। म्यूजिक का फैन यानी देखो, जब इंसान किसी चीज को पसंद करने लगता है तो क्या करता है ना, हर चीज को उसी से रिलेट करने लगता है। कोई भी चीज अगर किसी को पसंद है तो वो कोशिश करता है कि एग्जाम्पल भी उसी तरीके का दे। जैसे कि हमको यार क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट हमको बहुत ज्यादा पसंद है, तो हम जब क्लास में भी कोई एग्जाम्पल देते हैं तो ज्यादातर एग्जाम्पल्स क्या होता है कि हम क्रिकेट से रिलेट करके देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमको क्रिकेट अच्छा लगता है तो हम क्रिकेट से रिलेट आसानी से कर पाते हैं। तो ये न्यूलैंड बंदा को म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद रहता है, तो ये जो लॉ बना रहा है ना, इस लॉ को ये म्यूजिक से रिलेट कर देता है। म्यूजिक में क्या होता है कि पहला नोट, पहला जो टोन है और जो 8वां टोन होता है वो हमेशा सेम होता है। म्यूजिक का जो टोन है सा रे गा मा पा दा नी, और नी के बाद फिर क्या आता है, सा। तो ये है तुम्हारा म्यूजिक का पहला टोन, सा, रे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां के बाद क्या आएगा, 8वां। तो 8वां वापस से क्या हो जाएगा, सा। तो सा रे गा मा पा दा नी सा। तो जिस तरीके से उसको लगता है कि म्यूजिक में पहला टोन और 8वां टोन सेम होता है, उसी तरीके से यहां पे भी एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट का प्रॉपर्टी और 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है, सेम आ रहा है। ये बंदा इस चीज को इस तरीके से रिलेट करता है और सिर्फ यहीं पे रुकता नहीं है, ये इस पे एक लॉ बना के ही दम लेता है। तो ये डुबिनियर बोल रहे हैं। न्यूलैंड अपना एक लॉ देता है। लॉ में क्या बोलता है, जो ये किया, व्हेन elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, then सबसे पहले ये क्या किया कि एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से सजा दिया। तब देखने को मिला देन द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट्स आर सेम like म्यूजिकल नोट। ओके, तो ये बंदा बोल ही देता है कि जिस तरीके से म्यूजिक में पहला नोट और 8वां नोट सेम होता है, उसी तरीके से यहाँ पे एलिमेंट का पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टीज भी सेम होता है। तो फाइनली ये अपना लॉ में क्या बोलता है कि जब एलिमेंट्स को, सुनो अच्छे से, जब एलिमेंट्स को उनके मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दे,
व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। सारे एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के हिसाब से सजा दो, तब जो पहला एलिमेंट होगा और जो आठवां एलिमेंट होगा, इन दोनों एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज क्या होगा, वो सेम होगा। उसी तरह से जिस तरह से म्यूजिक में पहला टोन और आठवां टोन सेम होता है। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? जब एलिमेंट्स को उसके मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दे, तब पहला एलिमेंट और आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टीज सेम होगा। रीजन क्या है? उसी तरह से जिस तरह से म्यूजिक का पहला टोन और आठवां टोन सेम होता है। समझ में आया? तो यही चीज था बाबू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स एक बार शॉर्ट में बोलते हैं, न्यूलैंड्स क्या करता है, वो सारे नोन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में सजा देता है। उसके बाद वो एक ऑब्जर्वेशन करता है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट है वो सेम दिखता है। इस चीज को वो रिलेट करता है बंदा कि म्यूजिक में भी ऐसा ही होता है, पहला टोन और आठवां टोन सेम होता है। और फाइनली एक लॉ बना देता है और बोलता है कि जब एलिमेंट्स को उनके मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देंगे तो पहला एलिमेंट और आठवें एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा, उसी तरह से जैसे म्यूजिक में पहला टोन और आठवां टोन सेम होता है। तो आई होप आप लोग को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव समझ में आ गया होगा। ओके, तो क्या ये जो लॉ बनाया, ये लॉ बहुत जमाने तक चलता है? तो ऐसा नहीं है, ये बंदे का भी लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी क्या होता है, एक तरह का फेलियर बनता है। अच्छा, इसका भी फेलियर का रीजन हम लोग को पता होना चाहिए कि आखिर किसी बंदे का लॉ फेल हुआ है तो फेल होने का रीजन क्या है। तो इस बंदे का फेल होने का रीजन ये होता है कि ये जो अपना लॉ बनाया है, ये जो भी एलिमेंट्स को अरेंज किया, इस अरेंजमेंट में ये सिर्फ कैल्शियम तक ही अरेंजमेंट कर पाता है, सिर्फ यहीं तक ये अरेंजमेंट सही है। इसके बाद जैसे कार्बन के नीचे आ गया टाइटेनियम, नाइट्रोजन के नीचे आ गया वैंडियम, ऑक्सीजन के नीचे आ गया क्रोमियम। इन लोगों का प्रॉपर्टी आसमान जमीन से भी दूर है। आसमान और जमीन तो फिर भी करीब है, इन दोनों का प्रॉपर्टी आसमान और जमीन से भी दूर होता जा रहा है। यानी यहाँ पे इन दोनों का कोई मैच ही नहीं है। तो हम लोग बोले कि भाई जब तुम्हारा लॉ है तो लॉ सिर्फ क्या हाइड्रोजन से कैल्शियम तक के लिए ही है, या फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के होगा। हम लोग ये जो लॉ बना रहे हो तो सारे एलिमेंट्स के लिए बना रहे हैं ना। तो लेकिन इस बंदे का लॉ क्या है, हाइड्रोजन से सिर्फ कैल्शियम तक का, और ये बाकी सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर ही नहीं पाता है। तो यही चीज इस बंदे का क्या हो जाता है, फेलियर। तो अगर कोई पूछता है कि भाई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का फेलियर क्या है, तो फेलियर हम लोग क्या चीज बोलेंगे, फेलियर में हम लोग बोल देंगे कि ही डू नॉट अरेंज ऑल एलिमेंट्स, या फिर बोल सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, हिज लॉ ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। तो ये दो पॉइंट्स है जो इसका लॉ का फेलियर होता है। तो आई होप न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जो भी चीज इसमें से कॉपी करना है प्लीज आप इन लोग को कॉपी कर लीजिए। ओके, तो जो अब न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो भी हो जाता है फेल। और अब ये एक तीसरे इंसान जिसका नाम रहता है लूथर मेयर, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाता है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। तो ये बंदा क्या करता है, लूथर मेयर एक नया रिलेशन निकालता है। ये रिलेशन ढूंढता है, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। ये क्या चीज के बीच में रिलेशन निकालता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम। तो बेसिकली एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम बाबू होता है डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। तो ये मास बाय वॉल्यूम यानी डेंसिटी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन ढूंढता है। इसका ये बनाता है एक ग्राफ, एक ग्राफ बनता है। ग्राफ देखो क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। हम रेफरेंस के लिए एक लगा भी देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एटॉमिक, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक एक्स वाई एक्सिस में एटॉमिक मास को रखता है और एक्स एक्सिस में एटॉमिक वॉल्यूम को रखता है। उसके बाद ये बनाता है एक ग्राफ। ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है।
तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का दिख रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे है क्या, अलग अलग पॉइंट्स पे एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम का ये ग्राफ है, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखो ये क्या करता है, ये बंदा जो भी नोन एलिमेंट्स है उन नोन एलिमेंट्स के मास और उसके वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ बनाता है, जिस ग्राफ का ये नाम रखता है एटॉमिक मास बाय एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ। वो ग्राफ दिखने में कुछ इस तरीके का होता है, एक रेफरेंस हम इमेज यहाँ पे लगा दे रहे हैं, उसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लो। एग्जैक्ट ग्राफ कुछ इस तरीके का दिख रहा होता है, ओके। इस ग्राफ में अब आता है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले क्या किया, ये कुछ काम किया, काम में क्या है, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाया, ग्राफ बन गया। ग्राफ बनने के बाद अब ये कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे हैं, सिमिलैरिटी ढूंढेगा। सिमिलैरिटी में इसको क्या दिखता है कि जो टॉप एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे टॉप में एक एलिमेंट है, ये ग्राफ का पीक पॉइंट कहलाएगा, फिर ये इस ग्राफ का पीक पॉइंट कहलाएगा, ये इस पॉइंट को पीक पॉइंट बोलेंगे, फिर ये पीक पॉइंट है, उसके बाद ये पीक पॉइंट है। तो जितना भी पीक पॉइंट्स पे एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट का वहां पे डेंसिटी है, जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे लिथियम आ रहा है, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे रुबिडियम, यहाँ पे सीजियम। तो जो भी टॉप पे एलिमेंट्स है उन सारे एलिमेंट्स का इसको प्रॉपर्टी सेम मिला। यानी ये बोल रहा है कि एलिमेंट्स ऑन टॉप और पीक हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। तो ये इसका पहला पॉइंट होता है। उसी तरीके से बॉटम मोस्ट पॉइंट है, मिडिल पे पॉइंट है, तो ये और भी चीज देखते हैं कि बॉटम पे जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेट्स से कि यार बॉटम में तुम्हारा आ जा रहा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर स्ट्रॉन्टियम। तो ये जितना भी लोअर साइड पे एलिमेंट्स है, इन सारे एलिमेंट्स का भी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। फिर ये बात बोलता है कि एलिमेंट्स एट द बॉटम हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। इसी तरीके से और दो पॉइंट्स दिखता है, जब असेंड कर रहे हैं, ये ऊपर के तरफ जा रहे हैं और फिर नीचे के तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर के जाते वक्त हम लोग को दिख रहा है फ्लोरीन, यहाँ पे दिख रहा है फ्लोरीन, उसके बाद फिर हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है ब्रोमीन। तो अगेन फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम होता है। यानी ऊपर जाते वक्त भी असेंडिंग ग्राफ पे जो एलिमेंट्स है, असेंडिंग ग्राफ एलिमेंट्स का भी प्रॉपर्टी सेम आता है। डिसेंडिंग ग्राफ एलिमेंट्स का भी प्रॉपर्टी सेम आता है। तो ये बंदा सबसे पहले क्या करता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाता है, और उस ग्राफ में ये अभी ऑब्जर्वेशन कर ही रहा होता है कि जब हम टॉप पे देख रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सेम, जब हम बॉटम पॉइंट्स पे देख रहे हैं तब वहां पे सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सेम, जब हम असेंडिंग कर रहे हैं, पीक के ऊपर जा रहे हैं, तब जो जो एलिमेंट्स हमको मिल रहा है उन सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सेम, डिसेंड कर रहे हैं तब प्रॉपर्टी सेम। ये सारा क्या, अभी ये इसका ऑब्जर्वेशन ही चल रहा है। अब देखो, कोई सिर्फ ऑब्जर्वेशन, ये ग्राफ देने से तो काम नहीं चलेगा, हम लोग को क्या देना है, एक पीरियोडिक लॉ देना है। क्योंकि अभी इसमें आपको लॉ कहाँ पे है, जैसे मैं इससे पहले हम लोग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़े, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में एक रूल था कि पहला एलिमेंट और आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा। तो लेट्स से कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ, तो फ्यूचर वाले एलिमेंट को हम बोल सकते हैं कि ये इससे, ये किसका आठवां एलिमेंट है, तो प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ ये बना ही नहीं पाया, और जब तक ये इसको एक लॉ में कन्वर्ट करता, उससे पहले एक बंदे का नाम था मेंडेलीव, और मेंडेलीव भी अपना एक पीरियोडिक लॉ बनाता है और उस पीरियोडिक लॉ को दे देता है, जो कि इस लॉ से मच 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 बेटर रहता है, बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ तक कि वो बहुत सारे फ्यूचर नोन एलिमेंट्स के बारे में प्रिडिक्शन भी कर देता है, और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल उस मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ होता है, जिसकी वजह से लूथर मेयर ये जो अपना पीरियोडिक लॉ है इसको यहीं पर ड्रॉप कर देता है, और यही इसका लिमिटेशन हो जाता है कि ये अपने पीरियोडिक लॉ पे उतना ज़्यादा काम नहीं करता है। अगर हम लोग को पूछेगा कि भाई लूथर मेयर का लिमिटेशन क्या था, लूथर मेयर का लिमिटेशन ये था कि हिज लॉ इज नॉट कंप्लीट
ये पहला पॉइंट। दूसरा, हिज ग्राफ इज डिफिकल्ट टू स्टडी। देखो हम लोग कोई चीज को कर क्यों रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ताकि ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना आसान हो सके। बट ये जो ग्राफ बंदा बना दिया है, इस ग्राफ से आसानी कहाँ हो रहा है, इसमें तो और दिक्कत है कि यार यहाँ पे कौन एलिमेंट हमको याद रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, और साथ ही साथ ये आदमी उतना ज्यादा अपने लॉ पे काम नहीं करता है। और इससे बेटर हम लोग थर्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इज पब्लिश्ड। मेंडलीव अपना एक पीरियोडिक लॉ पब्लिश भी कर देता है, और जैसे ही पब्लिश करता है ये लूथर मेयर अपने लॉ को यहीं पे छोड़ देता है। तो आई होप लूथर मेयर के लॉ में उतना ज्यादा हम लोग को कुछ समझना नहीं था, हम लोग को सिर्फ समझना था कि ये क्या करता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में एक कर्व बनाता, एक ग्राफ बनाता है, जो ग्राफ दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। उस ग्राफ में जो टॉप या पीक पे जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सेम होता है, जो बॉटम्स में होते हैं उनके प्रॉपर्टी सेम होता है। और जो असेंडिंग ग्राफ, असेंडिंग का मतलब ये जब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है वहां पे जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सेम होता है। जब डिसेंड कर रहा है उस टाइम में भी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सेम होता है। साथ ही साथ इसका लिमिटेशन ये रहता है कि ये बंदा अपने लॉ को कंप्लीट नहीं करता है, एक कंप्लीट लॉ बना के नहीं देता है। दूसरा कि इसका ग्राफ जो है वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, यानी पढ़ने के लिए बहुत इजी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। और तीसरा ये होता है कि इससे पहले ही इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बाजी कोई और मार चुका होता है, जो होता है मेंडलीव। तो इससे भी एक सबक मिलता है कि देखो अगर कोई आपको काम मिला है तो उस काम को जितने जल्द हो सके उतने जल्द कर दो, नहीं तो ऐसा होगा कोई तीसरा बंदा आपका ही काम आपसे बेहतर करके सबमिट कर देगा और आप पीछे रह जाओगे। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। लूथर मेयर का ये जो लॉ है, इस लॉ को आप अच्छे से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो और आप लोग पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।